वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स यानी कि कथनों की सत्यता का जांच करना। अगर कोई हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी वैलिडिटी को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको जो है कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बताया है और कुछ कनेक्टिव जो है वर्ड या कहें फ्रेज उसके बारे में भी बताया है। जैसे कि हमारा जब दो स्टेटमेंट को हम जोड़ते हैं तो वहां पर एंड का यूज करते हैं या फिर और का यूज करते हैं या फिर आपका इफ देन का यूज करते हैं या फिर आपका इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें बारे में मैंने आपको जो है पीछे में डिटेल्स में बताया है ना। तो आपका हमारा जो एंड वाला जो होता है स्टेटमेंट, अगर हम जोड़ते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट तो एंड को क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, और को बोलते हैं डिसजंक्शन बोलते हैं, इफ देन को क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, एंड उसके बाद इफ एंड ओनली इफ जो वाला जो है, जो दो स्टेटमेंट जुड़ा होता है उसको हम लोग को बोलते हैं बाई कंडीशनल बोलते हैं। ये सब चीजें आपको मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर आती है बारी कि उसके जो है अगर हमारा स्टेटमेंट है तो वो अगर हमारा वैलिड है तो उसको हम किस तरह से उसको प्रूफ करेंगे, है ना। हमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी जो होता है कि हम कुछ भी बोल दें तो उसको आप सही मान जाएंगे, उसका प्रूफ तो जरूर होना चाहिए। इस तरह से हम उसका सभी जो है स्टेटमेंट का प्रूफ देखेंगे। तो देखिएगा आप, सबसे पहले जो है अगर हमारा एंड से जो कोई अगर कंपाउंड स्टेटमेंट जुड़ा है तो उसकी वैलिडिटी को हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो एंड से जब हमारा कोई स्टेटमेंट अगर कंपाउंड स्टेटमेंट जुड़ा है तो अगर हमारा इसमें अगर मान लेते हैं दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो हमें पी को भी दिखाना पड़ेगा ट्रू है और क्यू को भी दिखाना पड़ेगा ट्रू है। अगर दोनों हमारा पी और क्यू हम दोनों दिखा दिए ट्रू तो पूरा स्टेटमेंट जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो ट्रू हो जाएगा। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि जब मैंने आपको एंड का ट्रूथ टेबल बताया था तो उस समय आपने जो है गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा कि अगर हमारा दो स्टेटमेंट अगर जो है दोनों, अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है अगर उसमें दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों ट्रू होता है तभी जाके हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स होता है तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमें कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है एंड से जुड़ा है यानी कि कंजक्शन है तो उसमें दोनों स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों को हमें बारी बारी से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट एंड से जुड़ा है तब। अब देखिएगा और वाले से जो हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट जुड़ा होगा उसमें क्या करना है, और वाला को हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं। तो और वाला में आपने गौर किया होगा ट्रूथ टेबल में कि अगर कोई हमारा दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट हमारा अगर ट्रू होता है तो हमारा जो है पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें अगर हम दिखाते हैं कि पी अगर हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, क्यू को ट्रू दिखाना पड़ेगा। अगर क्यू जो है हमारा फॉल्स है तो पी को क्या करना पड़ेगा, ट्रू दिखाना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक को हमको ट्रू दिखाना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट को ट्रू दिखाने के लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट को जो कि और से जुड़ा है। तो ये तो सिंपल सी है, ट्रूथ टेबल से भी आप जो है इसका जो है देख के आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं जो कि स्टेटमेंट हमारा जो है आपका इफ देन से जुड़ा होता है। तो इफ देन से जुड़ा हुए वाले स्टेटमेंट को, जो कंपाउंड स्टेटमेंट उसको क्या बोलते हैं, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कंडीशनल में स्टेटमेंट में क्या आता है, इम्प्लाई, पी इम्प्लाई क्यू होता है। अगर पी और क्यू हमारा स्टेटमेंट है तो पी इम्प्लाई हम क्यू होता है। तो हम इसमें देखेंगे क्या कि इस तरह के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा है आपका कंट्रापोजिटिव मेथड। तो इसमें हम P को अज्यूम कर लेंगे कि ट्रू है, देन उसके बाद Q को जो हम ट्रूथ प्रूव करेंगे। उसके बाद हमारा जो है लास्ट वाला जो है आता है आपका इफ एंड ओनली इफ, है ना। इफ एंड ओनली इफ यानी कि डबल इम्प्लीकेशन वाला, जिसको हम लोग जो है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, उसको कैसे वैलिड करना है, दिखाना है। तो इसमें हमारा जो है पी अगर ट्रू होगा तो आराम से हम दिखा देंगे कि हमारा क्यू भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, और क्यू ट्रू होगा तो पी भी ट्रू होगा। दोनों टू वे इम्प्लीकेशन का मतलब ये है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है नोट्स में आपको लिख दिया है बारी बारी से। मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ और इसको आप अच्छे से समझ लें, और इसको कॉपी पे आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहला देखिएगा कि रूल 1 में हमने क्या लिखा है, स्टेटमेंट विथ एंड, यानी कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट अगर एंड से जुड़ा है तो उसको
हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। हमने मान लिया कि P और Q जो स्टेटमेंट है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कंजक्शन हो रहा है, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो स्टेप 1 में लिखा गया सो दैट P इज ट्रू, P को ट्रू दिखाना है और साथ में Q को भी ट्रू दिखाना है, तभी जाके हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो पूरा ट्रू हो पाएगा, जो कि एंड से जुड़ा है, कंजक्शन से जुड़ा है। उसके बाद रूल नंबर 2 में मैंने आपको जो बताया उसको लिखा यहाँ पर कि स्टेटमेंट विथ और से जो स्टेटमेंट जुड़ा हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट उसमें कैसे है। देखिएगा कि अज्यूम दैट P इज फॉल्स, हमने P को फॉल्स मान लिया तो क्या करना पड़ेगा, हमें Q को ट्रू दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा पूरा स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा जो और से जुड़ा है। उसके बाद हमारा केस 2 में है अज्यूम दैट Q इज फॉल्स देन P इज ट्रू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है डिस्ट्रक्शन है और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद रूल 3 में देखिएगा स्टेटमेंट विथ इफ एंड देन, यानी कि जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है इसमें हमारा दो मेथड आता है, एक डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, हम अज्यूम कर लेंगे P इज ट्रू एंड प्रूव दैट Q इज ट्रू। हम P को ट्रू मान लेंगे स्टेटमेंट को और उसके बाद हम Q को क्या मानेंगे, Q को हम प्रूव करेंगे आपका हमारा Q स्टेटमेंट ट्रू है। और उसके बाद कंट्रापोजिटिव आपका मेथड है, कंट्रापोजिटिव मेथड में हमारा है अज्यूम दैट Q इज फॉल्स, Q को फॉल्स मानेंगे एंड आपका प्रूव करेंगे दैट P इज फॉल्स। Q को हमने अज्यूम मान लिया कि Q फॉल्स है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि P जो है हमारा फॉल्स है। ये हमारा है कंट्रापोजिटिव मेथड। तो हमारा इफ देन से जो अगर स्टेटमेंट जुड़ा है तो उसको हम डायरेक्ट मेथड और से प्रूव कर सकते हैं और एक कंट्रापोजिटिव मेथड से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 4 में है स्टेटमेंट विथ इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें देखिएगा कि इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, और यदि Q इज ट्रू है तो P इज क्या होगा, ट्रू होगा। हमारा आपने बताया था जो है बाई कंडीशनल में कि अगर एक आपका हमारा दोनों तरीका से हमारा होता है, अगर हमारा क्या होता है, अगर ट्रायंगल में हमारा दो साइड इक्वल है एंगल तो इक्वल होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो उसका दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा भी हमारे पास और मेथड है किसी स्टेटमेंट को क्या करना है, वैलिड करने के लिए बताना है, वैलिड करने के लिए उसको प्रूव करने के लिए दो और स्टेटमेंट, दो और मेथड है। वो कौन कौन है आपका, हमारा एक है जो है कंट्राडिक्शन मेथड है और दूसरा मेथड है हमारा काउंटर एग्जाम्पल्स। तो कंट्राडिक्शन मेथड है हमारा विरोधाभासी नियम। तो विरोधाभासी नियम में ये स्टूडेंट होता है कि ये स्टेटमेंट से आपने जो है क्लास 10th में जो है आपने √3 या √5 को आपने प्रूव कर चुके हैं कि ये सारा जो है इरेशनल नंबर होता है। यानी कि हम जो √5 है जो कि इरेशनल नंबर है तो उसके हम लोग अपोजिट मान लेते हैं कि √5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो कंट्राडिक्शन मेथड से इस तरह से हम स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल में है कि आपने जो है फिर से 10th में पढ़ा है कि अगर कोई संख्या जो है हमारा अगर ऑड है तो 2q के फॉर्म, ऑड है तो 2q + 1 या फिर इवन है तो 2q के फॉर्म में रहेगा। इस तरह से हम काउंटर एग्जाम्पल से देख के प्रूव कर सकते हैं स्टेटमेंट को। तो चलिए देखिएगा आपका हमारा ये सब चीजें हैं, आप देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें जो एक्सरसाइज है हमारा क्या है, आपका एक्सरसाइज जो है 14.5 जो है उसको मैं आपको सॉल्व करके जो है दिखा दे रहा हूँ। ये सारे जो है मेथड आप जो है समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। स्टूडेंट आप जानते हैं कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग एज इट इज मान लेते हैं, उसको हमको जो है प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग एक्शंस बोलते हैं या पॉस्टुलेट्स बोलते हैं। तो इंक्लूड का एक्शंस आपने पढ़ा होगा है ना, उसमें स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग एज इट इज मान लेते हैं, उसको प्रूव करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत होती है, और इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको प्रूव करने की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम्स। तो ये सब चीजें हैं आपने जो है 9th-10th में पढ़ ली होंगी और समझ ली होंगी। तो अब देखिएगा कि जो है अगर हमारा कोई स्टेटमेंट है उसको हमको जो है उसकी वैलिडिटी को हमको चेक करना है, प्रूफ करना है, तो मैंने आपको जो है 4 मेथड आपको अभी बताएं। 4 मेथड में कौन कौन मेथड है मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला आपका डायरेक्ट मेथड है, उसका है कंट्रापोजिटिव मेथड है, उसके बाद मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है, और उसके बाद है यूजिंग अ काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल देके यानी कि हम
तरह तरह से एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके हम उसको कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू कर सकते हैं या फॉल्स ट्रू उसकी वैलिडिटी को बता सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर हमारा इवन नंबर 2q या फिर 2q ऑड नंबर जो है, इवन नंबर 2q और ऑड नंबर 2q प्लस 1 के ही फॉर्म में होगा, अगर इसको हमको दिखाना है तो हम काउंटर एग्जाम्पल से यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू आप दे के हम इसको वैलिड कर सकते हैं, इसकी सत्यता को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से है। और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में आपका √5 जो है, इसको हम दिखाना है कि एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें हमने कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके यानी विरोधाभासी नियम का प्रयोग करके हम √5 को जो है इरेशनल नंबर जो है प्रूव कर सकते हैं। मान लेंगे कि √5 जो है एक हमारा एक रेशनल नंबर है ना, उसके उल्टा मान लेंगे और फिर इसको हम लोग जो है कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास में दिखा के हम लास्ट में प्रूव कर लेंगे कि √5 क्या एक हमारा इरेशनल नंबर है। 10th में आपने प्रूव किया भी होगा। तो चलिए यही सारी चीजें हैं, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जो हमारा स्टेटमेंट्स है उसको हमारा जो अलग अलग स्टेटमेंट में एंड है, आपका और है जो जुड़ा हुआ है आपका हमारा, उसको किस तरह से करते हैं ये सब भी मैंने आपको बताया है। और आपको आपके लिए नोट्स भी मैंने यहाँ पर लिख के रख दिया है, तो उसको भी हम लोग जो है कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 14.5 को। देखिए तो 14.5 का जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द स्टेटमेंट पी जो है, स्टेटमेंट हमारा पी दिया है जिसमें कह रहा है इफ x इज ए रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 देन x = 0 इज ट्रू बाई। हमारा इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है 3 अलग अलग मेथड से। पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन और तीसरा मेथड है मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया है इसको हमें प्रूव करना है 3 अलग अलग मेथड से। पहला डायरेक्ट मेथड है, दूसरा आपका हमारा है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन और तीसरा है मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। तो फर्स्ट मेथड से मैंने आपको जो है यहाँ पर दिखाया है, जो ये हमारा स्टेटमेंट है ट्रू है, वो है आपका हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमने दिखाया कि क्या जो हमने मान लिया जो कि हमारा स्टेटमेंट पी है वो हमको उसको ट्रू दिखाना, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसमें जो हमारा क्यू स्टेटमेंट है उसको हमने मान लिया ट्रू है। और उसके बाद हम आर को क्या दिखाएंगे, इसमें हम ट्रू दिखाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा स्टेटमेंट कर सकते हैं कि हमारा ट्रू हो जाएगा। तो क्यू जो वाला स्टेटमेंट है, ये जो हमारा है आपका, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हमने क्यू मान लिया, जो है x³ + 4x = हमने 0। तो यहाँ से अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों टर्म में हमारा x कॉमन है, तो हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 4 = 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है आगे हम इसको आगे लिख सकते हैं, ये हमारा ये इंप्लाई करा कि या तो x = 0 होगा या फिर x² + 4 = 0 होगा। ये तो केस हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। x² + 4 = 0 ये हमारा रियल वैल्यू नहीं देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो x = 0 ही बचा, तो x = 0 आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x हम दिखा रहे हैं कि x क्या है हमारा इज ए रियल है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो स्टेटमेंट जो r है वो क्या हो गया हमारा, जो है हमारा वो क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। जो हमने मान लिया कि x क्या है आपका रियल नंबर, तो स्टेटमेंट हमारा r हो गया, तो ट्रू हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो है स्टेटमेंट हमारा जो है आपका जो हमारा ये पी स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा ट्रू है। इस तरह से हमने इस चीज को डायरेक्ट मेथड से इस तरह से आपको प्रूव करके दिखाया है, जो सिंपल है। अब आपका हम है इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को हमारा जो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन जो है उससे हम इसको आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए देखिए एक एक करके आपको जो है बता रहे हैं ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए। तो डायरेक्ट मेथड आप देख लीजिए हैं। अब इसके बाद इसको इसी स्टेटमेंट को हम लोग सेकेंड मेथड यानी कंट्राडिक्शन मेथड से देखेंगे। देखिए तो अब हम देखते हैं आपका हमारा सेकेंड मेथड यानी कि आपका मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे जो हमारा स्टेटमेंट पी है उसको हम कैसे जो है प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम अगर मान लेते हैं पी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसको हमको इसका अपोजिट मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि जो है पी जो हमारा वो है ट्रू नहीं है। अगर पहला स्टेटमेंट कह रहा पी ट्रू है तो उसको हमको अपोजिट मानना पड़ेगा कि पी जो है ट्रू नहीं है, कंट्राडिक्शन में ही होता है। जैसे कि √5 आपका हमारा एक
इरेशनल नंबर है, तो उसमें हम अपोजिट क्या मानते हैं कि √5 क्या हमारा एक रेशनल नंबर अपोजिट मानते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि टू शो स्टेटमेंट P इज ट्रू कंट्राडिक्शन वी अज्यूम दैट P इज नॉट ट्रू। तो हमने कंट्राडिक्शन में अगर हमारा स्टेटमेंट को दिखाना है P अगर ट्रू है तो उसको हम क्या मानेंगे, P इज नॉट ट्रू, इसको अपोजिट मानेंगे। उसके बाद हमने क्या माना है कि एक्स भी हमारा एक रियल नंबर है जिसमें हमारा है x³ + 4x = 0 है, और यहाँ पर x क्या है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने अपोजिट मान लिया, x जो है हमारा जो रियल नंबर है वो 0 के हमारा इक्वल नहीं है, कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। तब हमारा जो है हमारा क्या है x³ + 4x = 0 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा x × x² + 4 = 0। तो ये हमारा इंप्लाई करेगा कि x = 0 और x² + 4 = 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर आएगा x² = -4, जो कि x² -4 क्या है आपका हमारा रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर ये रियल चीज नहीं है, तो इसको हमारा ये वैलिड नहीं होगा। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि x हमारा क्या है एक रियल है, और उसके बाद हमारा x की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारा 0 आ रही है। तो यहाँ पर दिखाएगा कि विच इज कंट्राडिक्शन, हमने कंट्राडिक्शन आ गया, x को क्या है माना है हमने 0 के बराबर नहीं माना है, लेकिन x यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, तो कंट्राडिक्शन हो गया। इस तरह से हमारा दिख रहा है कि सिंस वी हैव अज्यूम दैट x इज नॉट 0 दिस गिव्स द, तब इस तरह से हम स्टेटमेंट कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट P है वो क्या होगा हमारा ट्रू होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारा कंट्राडिक्शन आ गया, यहाँ पर हमने 0 x का वैल्यू 0 नहीं दिखाया है, नहीं माना, लेकिन 0 आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। क्यों आ गया कंट्राडिक्शन, हमारी गलत मानने के कारण आया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है हमारा क्या है आपका हमारा P जो है ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंट्राडिक्शन मेथड से इसको आपको जो है सॉल्व करके दिखाया है। जो स्टेटमेंट P है उसको हमने मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन प्रूव करके दिखाया। अब बढ़ते हैं, हमारा जो थर्ड मेथड है उसमें इस स्टेटमेंट P को ही थर्ड मेथड से दिखाना है। क्या मेथड है, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव मेथड से इस स्टेटमेंट को कैसे करके दिखाना है वो देखिए अब। तो अब देखते हैं आपका हमारा थर्ड मेथड है मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। तो इसको हम देखते हैं, इसके सहायता से इस स्टेटमेंट को हम जो है दिखेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आप जानते हैं जो कोई भी स्टेटमेंट हमारा जो है कंपाउंड स्टेटमेंट होता है P, उसको हम लोग जो है उसको कंपोनेंट पार्ट में लिखते हैं, और कंपोनेंट पार्ट में जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग जो है Q, R, S इस तरह से उसका हम लोग नाम रख सकते हैं। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है। तो इस तरह से जो हमारा P आपका हमारा जो स्टेटमेंट है, तो इसका हम कंपोनेंट पार्ट का जो है स्टेटमेंट है उसको जो है Q और R जो है ले लेते हैं। दो स्टेटमेंट जुड़ा हुआ तो उसमें पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया Q और दूसरा हो गया आपका R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 रहता है इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट में तो हम S भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया कि आपको लिखा है टू प्रूव स्टेटमेंट P टू बी ट्रू बाय द कंट्रापोजिटिव मेथड वी अज्यूम दैट, जो हमारा इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट है उसको हमने R लिया है, तो R इसको दिखाएंगे फॉल्स। उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम R जो है उसको मान लेंगे फॉल्स है, फिर उसको हम दिखाएंगे प्रूव दैट Q मस्ट बी फॉल्स। तो Q को भी हमको दिखाना पड़ेगा कि क्या है हमारा फॉल्स है। इस तरह से कंट्रापोजिटिव मेथड से हम जो स्टेटमेंट P को हम जो है प्रूव कर सकते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है हमारा जो है R को हमने अज्यूम कर लिया कि फॉल्स है, तो R इज फॉल्स है, इम्प्लाई दैट इट इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट R। तो देखिएगा स्टेटमेंट में हमारा है R का निगेशन इस तरह का लिखेगा और इसको पढ़ेंगे नॉट R। तो x इज नॉट 0, x का वैल्यू क्या है 0 नहीं है। इसके बाद हम देख सकते हैं इट कैन बी सीन दैट x² + 4 = 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। x² + 4 जो होगा इसकी वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो इस तरह से आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देन x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 हमने दिखा है, अज्यूम कर लिया x नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर विथ x इज नॉट 0। x के साथ हमारा क्या है आपका प्रोडक्ट में है आपका हमारा x² + 4 ही है, तो ये वैल्यू हमारा 0 नहीं होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x × x² + 4 क्या उसकी वैल्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होगी, यानी कि x³ + 4x नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है
हम ये क्या है हमारा, ये जो है क्यू जो है स्टेटमेंट का हमारा निगेशन है। अगर हम क्यू स्टेटमेंट है, अगर हम इसको मानते हैं क्यू, तो इसका निगेशन कैसे लिखाएगा, इसका निगेशन हमारा इस तरह से लिखाएगा क्यू नॉट, इस तरह नॉट क्यू, और इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 4x नॉट इक्वल टू 0, इसका निगेशन हमारा इसी तरह से लिखाएगा। तो यही लिखा है, तो ये हमारा चीज निगेशन ऑफ जो है क्यू स्टेटमेंट है। तो हमने दिखाया नॉट क्यू दिखाया। इस तरह से हम देखने हैं कि निगेशन ऑफ आर स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ क्यू स्टेटमेंट दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट पी को क्या कर सकते हैं, हम ट्रू कर सकते हैं। तो कंट्रापोजिटिव में हमारा निगेशन ही है, दोनों स्टेटमेंट का निगेशन हम दिखा देते हैं, अगर ट्रू है तो हमारा जो है स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा दिखा दिया कि जो है थर्ड मेथड से हमने इस स्टेटमेंट को दिखाया कि एक क्या है हमारा जो है आपका हमारा जो है हमारा वैलिड है, यानी कि उसकी वैलिडिटी को हमने प्रूव कर दिया तीनों मेथड से बारी बारी से, डायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट पी को हमने क्या है कंपोनेंट पार्ट में लिख सकते हैं, आपको लिखने के लिए बताया भी गया है कि किस तरह से स्टेटमेंट के कंपोनेंट पार्ट को लिखते हैं और उसका कंपोनेंट पार्ट क्या होता है, किस तरह से कनेक्टिव पार्ट क्या होता है। जैसे कि कनेक्टिव पार्ट क्या होगा, किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, और से जुड़ा है, इफ देन से जुड़ा है, या फिर इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टेटमेंट किससे जुड़ा है, आपका हमारा इफ देन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, इफ देन से, यानी कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। चलिए देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम जो है बताए हैं कि डायरेक्ट मेथड या फिर कंट्रापोजिटिव मेथड से प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पर एक और भी है मेथड आपका मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन प्रूव कर सकते हैं, यानी कि किस स्टेटमेंट को हम जो है अलग अलग मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं सेकंड में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है सो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इम्प्लाई दैट a इक्वल टू b इज नॉट ट्रू बाय गिविंग ए काउंटर एग्जांपल। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दो रियल नंबर है a और b, जिसमें हमारा दे दिया है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये इम्प्लाई कर रहा है कि हमारा a इक्वल टू b जो है a ट्रू नहीं है, इसको हमको प्रूव करना है काउंटर एग्जाम्पल को, काउंटर एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल देके इसको हमको प्रूव करना है। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, इफ देन से कनेक्ट करके रखेंगे, मतलब लिखेंगे। तो हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं आपका कि हम इफ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर देन ए इक्वल टू डी, इफ देन से कनेक्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें जो हमारा आपका हमारा स्टेटमेंट जो है, इसमें जो पी वाला पार्ट है उसको मान लेते हैं हमारा ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और जो सेकेंड वाला पार्ट है हमारा ए इक्वल टू बी, इसको क्यों मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम इस स्टेटमेंट को क्या दिखाना है, हमें फॉल्स दिखाना है। फॉर दिस पर्पस इट हैज टू बी प्रूव दैट इफ पी देन नॉट क्यू, इस तरह से हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखिएगा हम a की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 है, और फिर a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 ही आएगा, और b की वैल्यू क्या लिए है, -1, तो b स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर है, दोनों की वैल्यू हमारा 1 ही आ रही है, सेम है, तो दोनों में हमारा a स्क्वायर आपका इक्वल टू b स्क्वायर है। बट आप देख सकते हैं a नॉट इक्वल टू b है, क्योंकि 1 और -1 की वैल्यू सेम नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया वो क्या है, फॉल्स है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो स्टेटमेंट है उसको इफ देन से कनेक्ट करके हमने जो है कनेक्ट करके लिख लिया है, और इफ देन से जैसा स्टेटमेंट हमारा प्रूफ होता है वैसे हमने उसको प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपने 2 का सोल्यूशन आपने देख लिया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ ले चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें जो है काफी जो है आपको लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन आपको अगर आप इंटरेस्टेड है लॉजिक में, अगर लॉजिक आपको आता है समझ में, आप सोच सकते हैं, ज़्यादा सोचने की क्षमता है, तो आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दिमाग को थोड़ा सा पावर को क्या करता है, बूस्ट अप करता है, और आपके दिमाग को पावर को चेक भी करता है कि कितना आपका दिमाग का पावर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
बाय मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव मेथड। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, इसको हमको कंट्रापोजिटिव मेथड से जो है प्रूव करना है कि ये ट्रू है। तो स्टेटमेंट जो है हमारा दिया है पी, इसमें दिया है आपका पी स्टेटमेंट में, इफ एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन देन एक्स इज ऑल्सो इवन। एक्स हमारा इंटीजर है और एक्स स्क्वायर भी हमारा इवन है, तो एक्स भी क्या होगा हमारा एक जो है आपका इवन होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसको हमको काउंटरपोजिटिव मेथड से जो है प्रूव करके दिखाना है। तो देखिएगा जो ये हमारा स्टेटमेंट पी है, इसके कंपोनेंट पार्ट को हम जो स्टेटमेंट है उसको क्यू और आर मानेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा जो कंपोनेंट पार्ट है उसमें जो है हम क्यू है उसको मानते हैं क्या, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। और जो दूसरा पार्ट है उसमें उसका कंपोनेंट पार्ट है जो पी का, उसको आर मानते हैं, जिसमें है आपका हमारा एक्स इज इवन। दो स्टेटमेंट है, एक्स इज इवन है और एक है एक्स स्क्वायर इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। तो क्यू और आर है। तो आप कंट्रापोजिटिव मेथड से जानते हैं कि कैसे आपको प्रूव करना होता है। तो टू प्रूव दैट P इज ट्रू बाय कंट्रापोजिटिव मेथड वी अज्यूम दैट R इज फॉल्स। R को हम लोग क्या मान लेंगे, फॉल्स मान लेंगे, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि Q क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। तो Q फॉल्स होगा तो हम स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, आपका ट्रू है बाय कंट्रापोजिटिव मेथड। तो यही चीजें हैं कि यहाँ पर R हमने फॉल्स लिया है और उसके बाद हम प्रूव करेंगे Q क्या हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पर जो हमारा आर जो है वो स्टेटमेंट क्या है हमारा है, आर है दिया गया एक्स इज इवन, तो इसका हम निगेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स इज नॉट इवन, यही निगेशन होगा। ठीक है, तो हमने आर का जो है निगेशन यहाँ पर लिख लिया है, एक्स इज आपका नॉट इवन। आर का निगेशन इस तरह से लिखाता है, नॉट आर पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं टू प्रूव क्यू इज फॉल्स इट हैज टू बी प्रूव दैट एक्स इज नॉट एन इंटीजर। तो हमको दिखाना होगा कि एक्स हमारा इंटीजर नहीं है, या फिर एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन, यही दिखाना होगा अगर हमारा आर जो है, अगर हमारा क्यू स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि एक्स इज नॉट इवन, अगर एक्स इवन नहीं होगा तो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इवन। अगर एक्स स्क्वायर हमारा इवन नहीं है तो हमारा एक्स स्क्वायर भी इवन नहीं होगा, ये बात तो सही है। तो इस तरह से हम देयरफॉर कह सकते हैं स्टेटमेंट क्यू इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्यू क्या है, फॉल्स है। दस द गिवन स्टेटमेंट जो हमारा पी है इज ट्रू, हमने ये प्रूव करके दिखाया बाय कंट्रापोजिटिव मेथड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया उसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया है और ये एज्यूम कर लिया है कि आर क्या हमारा जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमने क्या दिखाया, क्यू जो हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब हमने क्यू दिखा दिया फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये जो पूरा स्टेटमेंट पी होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, कंट्रापोजिटिव मेथड है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है बाय गिविंग ए काउंटर एग्जांपल सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में दो स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। तो इसको हमको जो है काउंटर एग्जांपल से देख के ये प्रूव करना है दोनों स्टेटमेंट का कि दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू नहीं है। तो इसमें मैं 4 में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पी स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा हूँ इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये पहला स्टेटमेंट कर रहा है। और दूसरा में हमारा जो स्टेटमेंट क्यू है इसमें कह रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव ए रूट लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। इन दोनों स्टेटमेंट को हमको काउंटर एग्जांपल से देख के हमको क्या करना है, जो है इसको फॉल्स प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में 4 का मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 आप खुद से कोशिश करेंगे करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो देखिए जो है इस स्टेटमेंट को हमको क्लियर है कि क्या करना है, हमें जो है फॉल्स प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 2 स्टेटमेंट है उसको हमें फॉल्स प्रूव करना ही क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम इसको काउंटर एग्जांपल से देखेंगे, प्रूव करेंगे कि फॉल्स है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर 1, यानी एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1, यानी एक्स की वैल्यू होगी 1 या फिर आपका माइनस 1। ठीक है, तो 1 देख सकते हैं 1 कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर रहा है, आपके 0 और 2 के बीच लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट क्या है, हमारा आपका फॉल्स है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या कह रहा था कि डज नॉट हैव
एनी रूट लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि क्या है, हमारा 1 जो है आपका जो है रूट 1 जो है आपका रूट है, जो x की वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच लाई कर रहा है। इसलिए स्टेटमेंट को हमने जो ये दिखाया कि x1 जो है आपका 0 और 2 के बीच लाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, फॉल्स हुआ, क्योंकि इसमें नहीं कर रहा, डज नॉट कर रहा है, डज नॉट हैव। ये स्टेटमेंट हमारा जो है आपका सेकेंड वाला फॉल्स हो गया। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट हम फॉल्स कर दिए। काउंटर एग्जाम्पल देखे, यानी कि इसको सॉल्व करके दिखा दिए कि x का एक जो एक इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 0 और 1 के बीच है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से करना है आपको। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इन ईच केस गिव ए वैलिड रीजन फॉर द सेइंग सो। तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, इसमें बताना कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और उसके हमारा जो है वैलिड रीजन भी देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 14.5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 1। तो 1 में हमारा एक स्टेटमेंट पी दिया है जिसमें कह रहा है ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि हमारा जो सर्कल का जो रेडियस होगा, सर्कल में कितना रेडियस होता है, इनफाइनाइट, मेनी, बहुत सारा होता है रेडियस। तो हर एक जो है रेडियस क्या होता है, हर एक रेडियस हमारा सर्कल का एक कॉर्ड होता है। आप ये बोला है तो देख सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो कभी भी कॉर्ड नहीं होगा सर्कल का, क्योंकि कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, आपका हमारा एक स्टेट जो आपका हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा कॉर्ड होता है, यानी कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जबकि रेडियस हमारा एक फिक्स पॉइंट और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको जो हम मिलाते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जो है पॉइंट हमारा सर्कल का क्या है, इंटीरियर में है, सेंटर पे है, और एक पॉइंट कहाँ पर है, आपका सर्कल के ऊपर है। ये रेडियस हो गया और ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो हर एक कॉर्ड जो होता है, हर एक जो है रेडियस हमारा कॉर्ड नहीं होता है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम पहला जो है देख सकते हैं स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, हर एक रेडियस जो है आपका हमारा सर्कल का कॉर्ड नहीं हो सकता है, देख सकते हैं, या कोई भी आप रेडियस लिख लें वो सर्कल का कॉर्ड नहीं होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्यू एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो देखिएगा हमारा जो सेंटर होता है सर्कल का सेंटर, ये हमारा सर्कल का सेंटर होता है, वो क्या कर रहा है कि हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। देखिए हमने एक कॉर्ड बनाया यहाँ पर, तो क्या इस कॉर्ड को ये सेंटर बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। केवल किस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, जो कि हमारा सर्कल का हमारा डायमीटर होगा। जो कॉर्ड हमारा सर्कल के सेंटर से होके जाता है उसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो उस केवल डायमीटर को ही हमारा सेंटर क्या करेगा, जो है डायमीटर को ही क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाकी वाले कॉर्ड को हमारा नहीं बाइसेक्ट करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल है बात। देखिए ये वाला जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड को आपका सर्कल का सेंटर कहाँ बाइसेक्ट कर रहा, नहीं कर रहा, केवल जो हमारा सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड होके जाएगा जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं उसको बाइसेक्ट करेगा। समझ गए, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर में कह रहा है आर एक स्टेटमेंट है जिसमें कह रहा है सर्कल इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स। सर्कल इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स। तो इलिप्स का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई आपका हमारा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आपका हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1 होता है। ये हमारा इलिप्स का क्या एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अगर इसमें हमारा ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाए, हमारा ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है क्या हमारा एक सर्कल का आपका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, आपका हमारा आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस 1 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सर्कल क्या होता है, हमारा इलिप्स का ही एक क्या होता है, स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस करने का मतलब इसमें ए और बी की जो वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी, तो हमारा जो इलिप्स क्या हो जाएगा, हमारा एक सर्कल हो जाएगा। तो पीछे वाली वीडियो में यानी कि जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, आपको इलिप्स पढ़ाया था, उसमें भी ये चीज मैंने आपको बताई। तो ये स्टेटमेंट 3 जो है आपका बिल्कुल ट्रू है कि भाई सर्कल इज जो है क्या होता है,
सर्कल इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का ही एक पार्टिकुलर केस होता है सर्कल। उसके बाद आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके हमारे 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें हमारा जो है हमारा x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आपका y है। इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y, देन हमारा इसमें दिया है माइनस x इज स्मॉलर देन आपका माइनस y। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है हमें बताना है। तो देखिए ये चीज है हमारा इनइक्वालिटी है, यानी असमानता है। तो इनइक्वालिटी में हम देखेंगे जब हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले हमारे इनइक्वालिटी में, तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो इनइक्वालिटी है क्या हो जाती है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वो चेंज हो जाती है, यानी यहाँ पर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा आपका हमारा स्मॉलर देन, तो माइनस एक्स इज स्मॉलर देन माइनस आपका वाई। तो देखिए यहाँ पर माइनस एक्स इज स्मॉलर देन माइनस वाई है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन आपका 3, हमने x की वैल्यू ले ली 4 और y की वैल्यू 3। अब इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 इज स्मॉलर देन माइनस आपका 3। अब बिल्कुल सही बात है कि माइनस 4 जो है माइनस 3 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इनइक्वालिटी में जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन हो चेंज होता है, जो ग्रेटर है वो क्या हो जाता है, स्मॉलर होगा, और अगर स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो ये 4 जो स्टेटमेंट है आपका हमारा ट्रू है। अब है हमारा देखिएगा 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में कह रहा है एक स्टेटमेंट हमारा टी है जिसमें कह रहा है रूट अंडर एक्स इज ए रैशनल नंबर। तो रूट अंडर एक्स में आपका हमारा एक रैशनल नंबर कह रहा है जो कि क्या है हमारा फॉल्स है, क्योंकि 11 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये पूरा नंबर क्या बोला हमारा एक रैशनल नंबर बोला, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने आपको एक एक करके आपको समझा दिया है, बता दिया है कैसे ट्रू है कैसे फॉल्स है, रीजन भी बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, अगर ट्रू है तो उसका रीजन बता दीजिए, फॉल्स है भी तो उसका भी रीजन बता दीजिए क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ये पूरा एक्सरसाइज आपका 14.5 जो है आपको जो है कंप्लीट हो गया है। अब आप जो है इसमें कोई भी क्वेश्चन आप जो है देख के बार बार जो नहीं समझ में आता बार बार देखिए, पीछे वाले भी वीडियो देखिए, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर आपका हमारा ये जो है लेक्चर नंबर जो है 5 जो है एंड होता है। अब आपको जो है इसका जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज को मैं आपको जो है अगले लेक्चर में आपको पूरा करके बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमेशा की तरह जो है मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।